सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उनके मिड टर्म के आसपास का टाइम है। कई स्टूडेंट्स के बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं, कई के शायद स्टार्ट हो भी चुके होंगे। तो ये ऐसा समय है कि मैं भी ज़्यादा मौज मस्ती के बारे में आप लोगों से बात नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि मौज मस्ती कैसी चल रही है। बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए अभी के समय। आपको बिल्कुल फोकस्ड होकर के, एकाग्रचित होकर के और अपने अध्ययन पर, अपनी स्टडीज़ पर थोड़ा सा भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का चैप्टर 5 लेकर के आया हूँ, फ्लेमिंगो बुक का, जिसका नाम है इंडिगो। तो इंडिगो हमारा एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम लोग इतिहास की तरफ, इंडियन हिस्ट्री की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। और उन इवेंट्स में अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट को अगर कहना चाहें तो वो आप कह सकते हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो था, स्वतंत्रता संग्राम जो था भारत का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जो कि भारतीय इतिहास में हमें देखने को मिलता है। इंडियन हिस्ट्री में हम लोग उसे क्लियरली विजिबली देख सकते हैं, राइट। तो उसी की एक घटना है जो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। बिहार के चंपारण जिले के अंदर कुछ किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। तो उस स्थिति से उन किसानों को कैसे गांधी जी ने बाहर निकाला, कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण घटक हैं ये हमें इस चैप्टर में देखने को मिलने वाले हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है उसका व्यवहार, उसका स्वभाव जो है, जिस मानसिकता से या जिस सोच से वे अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलनों को करते थे, उसको आप बहुत ही सूक्ष्म रूप से इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है गाइस। तो हमारा ये जो चैप्टर है इंडिगो, इंडिगो शब्द का मूल अर्थ जो होता है वो होता है गाइस नील। नील को आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं नीला रंग, है ना। तो नीला रंग जहां पर भी जिस भी तरीके से इस्तेमाल आप लोग करते हैं, जैसे मैंने एक टी शर्ट पहन रखी है, अगर केमिकल कलर्स नहीं होते या जिस समय तक भारत में केमिकल कलर्स नहीं थे तब तक हम लोग क्या है कि जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन्हीं से रंग प्राप्त किया करते थे, कपड़े इत्यादि रंगने के लिए। ठीक है। तो उसी प्रकार से नील जो है ये भारतीय इतिहास में एक बहुत ही, आप ये देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण पौधा था, खास करके ब्रिटिश एरा के अंदर। तो नील जो है वो कैसे किसानों की जिंदगी को प्रभावित करता है, ये इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपना चैप्टर के बारे में। तो ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 5 इंडिगो, लुइस फिशर जो है उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है गाइस। तो व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, तो जब मैं सबसे पहली बार मिलने गया गांधी जी से 1942 के अंदर, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, सेवाग्राम में जो उनका आश्रम बना हुआ है उस स्थान पे, इन सेंट्रल इंडिया, जो कि भारत के बिल्कुल मध्य भूभाग में स्थित है। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर द ब्रिटिश, इट वॉज इन 1917। मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये कैसे हुआ कि जब मैंने तय किया, जब मैंने निश्चित किया कि मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स से क्या आग्रह करूंगा? ब्रिटिशर्स मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर यहां आए थे और फिर बाद में उन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया था। ब्रिटिश हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है। कि मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे देश को छोड़कर चले जाइए। इट वॉज इन 1917, और ये कब की समय की बात है? 1917 का समय था जब मैंने ये तय किया था कि मैं आग्रह करूंगा कि भाई आप हमारे देश से चले जाइए। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. He had gone यानी कि वह जो हैं वे दिसंबर 1916 को एक वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, एनुअल सम्मेलन हो रहा था, कन्वेंशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसे हम आज की तारीख में कांग्रेस के नाम से या शॉर्ट में INC के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ में वो था। There were 2301 delegates
वहां पर अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग क्षेत्रों से 2301 प्रतिनिधि मतलब जो लोगों के लिए नेता का काम करते हैं। अब नेता शब्द सुनने में बड़ा कई बार विचित्र लगता है, लेकिन इतना विचित्र है नहीं, जिसमें नेतृत्व का गुण हो, यानी कि जो लोगों को या समाज को एक दिशा दिखा सके और उस दिशा की तरफ आगे ले जा सके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में, एक बेहतर जीवन जीने में जो सहायता करता है, वही नेता कहलाता है। और उसमें नेतृत्व का गुण होना बहुत ही एक स्वाभाविक सी उसका एक गुण है, उसका बहुत स्वाभाविक गुण है ना। तो यहाँ पर हम नेता को क्या कहते थे? प्रतिनिधि, यानी कि लोगों के प्रतिनिधि हैं। कितने हैं? 2301 हैं। एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे लोग वहाँ विजिटर्स हैं जो कि गांधी जी से मिलने के लिए आए हुए हैं या वहाँ पर कन्वेंशन को सुनने के लिए आए हुए हैं कि सम्मेलन में क्या बात हो रही है, आगे की क्या रणनीति बन रही है, या आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो देश को आज़ाद कराने के लिए आगे किस प्रकार का विचार कर रही है, वो लोग सुनने के लिए वहाँ आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, यानी ये जब पूरी कार्यवाही चल रही थी, जब ये सम्मेलन चल रहा था, गांधी रिकाउंटेड अ पीसेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमिसिएटेड एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला। यानी कि कहानी के प्रारंभ में जिस व्यक्ति के नजरिए से हम कहानी को सुन रहे हैं, उन व्यक्ति का नाम है राजकुमार शुक्ला। ठीक है गाइस। तो प्रोसीडिंग के दौरान गांधी जी ने याद किया, याद करते हुए, रिकाउंट करते हुए उन्होंने कहा, एक किसान मेरे पास आया था जो कि भारत के अन्य किसानों की तरह ही दिखता था। यानी कि राजकुमार शुक्ला जी जो है वो दिखने में कोई बहुत अद्भुत पर्सनैलिटी नहीं थे। जैसे भारत का एक सामान्य किसान होता है, वैसे ही राजकुमार शुक्ला भी दिखते थे। वो मेरे पास आए और कैसे थे दिखने में? गरीब थे और एमिसिएटेड थे, यानी बहुत ही दुबले पतले थे। एंड सेड, और उन्होंने आकर कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। परिचय कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? तो राजकुमार शुक्ला जो हैं वो अपना परिचय गांधी जी को दे रहे हैं। वो वहाँ गांधी जी से मिलने आए हैं। ठीक है, तो मैं रहस्य तो खोलूंगा नहीं क्यों आए हैं। अब रहस्य खुलता है। आई एम फ्रॉम चंपारण, तो मैं बिहार के एक जिले से हूं जिसका नाम है चंपारण। आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूं, गांधी जी से कहते हैं राजकुमार शुक्ला, कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले में आइए। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? जिला। आप मेरे जिले में आइए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है चंपारण जो है, ये कहाँ स्थित है? अगर सीधा सीधा अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि चंपारण कहाँ स्थित है, तो आप क्या कहेंगे? इट वॉज इन द, या इट इज इन द फुट हिल्स। ये बिल्कुल तराई की तरफ है, यानी कि जहां पर पहाड़ी खत्म हो रही होती है उसे तराई कहा जाता है। ऑफ टावरिंग, यानी बहुत बड़े या उच्च भव्य जो हिमालय हैं उनके बिल्कुल नीचे तलहटी की तरफ। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जहां नेपाल राज्य स्थित है उस दिशा में। आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं कि चंपारण आपको दिखाई देगा, या चंपारण इस जगह पर स्थित है। ठीक है गाइस। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, अब अंडर एन एशियंट अरेंजमेंट का मतलब क्या है? कि बहुत पुराने समय से जो समझौते किए गए हैं। भाई वक्त बदलता है तो वक्त बदलने के साथ साथ चीजें बेहतर होती हैं। आपने पढ़ा होगा मॉडर्नाइजेशन के अंदर कि कैसे चीजें धीरे 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 मॉडर्न युग की तरफ आगे बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन कई बार देश के कुछ क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं कि बाकी देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वे क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे हैं या किसी भी तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करना चाह रहे। तो एशियंट या बहुत पुराने अरेंजमेंट से द चंपारण पीसेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, यानी बटाईदार थे। बटाईदार का मतलब होता है, हमारे यहाँ कहते हैं सीरी, राजस्थान में कहा जाता है सीरी। सीरी का मतलब क्या है? कि जिसको सीर पर जमीन दे दी जाती है, यानी कि जमीन मेरी, उस पे आप खेती कीजिए और खेती करने के बाद जो भी फसल आएगी उसमें से आधा मेरा आधा आपका। इसे कहते हैं शेर पे देना या सीर पे देना, है ना, ऐसा कहा जाता है राजस्थान में। तो बटाईदार थे, यानी कि शेयर क्रॉपिंग करते थे। उनके खुद के लैंड और
खुद की पैसा और खुद की फसल नहीं होती थी, वो किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर क्रॉपिंग का काम करते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं किसानों में से एक थे। ही वॉज इलिटरेट, वो अशिक्षित नहीं कहेंगे, निरक्षर थे। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? निरक्षर होता है। अशिक्षित का क्या मतलब होता है? जिसमें शिक्षा का अभाव हो। और मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है, भारत में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी गांव में, कस्बे में, ढाणी में भी अगर पैदा हो रहा है, वो अशिक्षित कभी नहीं हो सकता, अनएजुकेटेड कभी नहीं हो सकता। इलिटरेट हो सकता है कि उसे अक्षर का ज्ञान ना हो, साक्षरता उसे ना मिली हो, उसे पढ़ने का मौका ना मिला हो, यह संभव है। लेकिन वो अशिक्षित है, उसमें शिक्षा का अभाव है, ऐसा नहीं माना जा सकता। माता पिता का सम्मान करना, बड़ों से जिस तरीके से बात की जाती है उस तरीके से बात करना, सोच समझ कर बोलना, विनयशील रहना, विनम्र रहना, ये सारी की सारी शिक्षाएं हैं। और भारत की जो संस्कृति है या भारत का जो परिवेश है वो ऐसा है कि यहाँ पैदा होने वाला व्यक्ति इन सारी चीज़ों से पैदा होते ही परिचित हो जाता है। भाई वो छोटा है और छोटा देख रहा है, 1-1.5 साल का हुआ है, 2 साल का हुआ है, वो क्या देख रहा है कि उसके माता पिता उनके माता पिता के चरण स्पर्श कर रहे हैं, और जैसा व्यवहार वो उनसे कर रहे हैं, बड़ा होके वो भी वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो हमेशा याद रखना, भारत में कभी कोई क्या नहीं हो सकता? अशिक्षित कभी कोई नहीं हो सकता। ठीक है, निरक्षर हो सकता है कि शिक्षा के अभाव में या साक्षरता के अभाव में, शिक्षा के अभाव में तो नहीं कहेंगे, साक्षरता के अभाव में, या फिर विद्यालय जाने का मौका ना मिला हो, अवसर ना मिला हो, तो उस परिस्थिति में निरक्षर। तो राजकुमार शुक्ला जो हैं वो उन किसानों में से एक थे और इलिटरेट थे। इलिटरेट थे यानी कि निरक्षर थे, बट रिजोल्यूट, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी थे, कृत संकल्प थे कि जो एक बार उन्होंने मन में ठान लिया वो चीज वो करके रहते थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस के उस सेशन में, उस सम्मेलन में आए, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड, कि किस प्रकार से जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार लोग हैं, वो किस प्रकार से उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी कि जमींदारी व्यवस्था जो है वह कैसे अन्याय कर रही है किसानों के साथ बिहार में। तो ये भी हमें रेफरेंस मिल गया। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। एंड समबडी हैड पॉसिबली सेड, और शायद किसी ने राजकुमार शुक्ला जी से कह दिया, स्पीक टू गांधी, गांधी जी से बात करो। तो थोड़ा सा पार्ट आगे पीछे हो गया। ये पार्ट अगर हम पहले पढ़ लेते तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा था वो समझ में आ जाता। ठीक है, लेकिन हम लोग कहानी का सस्पेंस बनाए रखेंगे और उसी तरीके से उसे पढ़ेंगे कि मजा आए पढ़ने में। ठीक है, तो गांधी जी, अब यहां पर एक बार इसको पूरा समराइज कर लेते हैं क्योंकि आगे पीछे है पार्ट। रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद जब गांधी जी की सभी यात्राएं पूरी हो गई तो गांधी जी पुनः लौट करके अपने आश्रम पर आ गए जो कि अहमदाबाद के पास में था। तो क्या आश्रम का नाम था आया है आगे वाली स्लाइड्स में, और एग्जैक्टली कहां पर है कमेंट अभी राइट नाउ। याद है किसी को? आश्रम किस स्थान पर स्थित है, आश्रम का नाम, दोनों चीजें कमेंट करो। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला जी भी उनके पीछे पीछे आश्रम आ गए। शुक्ला जी ने भी क्या किया, वो भी उनके पीछे पीछे आश्रम आ गए कि ठीक है साहब। फॉलोड हिम टू द आश्रम फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई सप्ताह तक वो गांधी जी की साइड, यानी कि गांधी जी की जो नजर थी उससे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुए। गांधी जी के बिल्कुल पास में ही या उनकी नजर में ही बैठे रहते थे कि ये भाई साहब यहीं बैठा हुआ है, ये कहीं नहीं जाने वाला। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उसने प्रार्थना की कि कोई बात नहीं सर, मुझे एक डेट बता दीजिए, मुझे एक तारीख बता दीजिए, आप चंपारण कब आएंगे। आना तो आपको पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ बैठा हूँ। तो एक तरह से जैसे गांधी जी सत्याग्रह करते थे या गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन करते थे, बिल्कुल उसी तरह से चलते हुए शुक्ला जी ने भी ये किया कि उनका दाव उन्हीं पे खेल दिया कि भाई साहब देखो, आप जैसे क्या कहते हो कि भाई हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है, तो मेरा भी यही है कि साहब आप नहीं चलेंगे चंपारण, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगा चंपारण। तो कितना विनम्रता पूर्वक किसी को मनाया जा सकता है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और गांधी जी जैसा कि अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इन कहानियों में भी दिखती है।
ही बेग्ड, उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि एक तारीख बता दीजिए कि आप कब आएंगे। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेंसिटी एंड स्टोरी गांधी सेड, अब गांधी जी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे ये जो शेयर क्रॉपर हैं शुक्ला जी, उनकी लगन को देख करके और उनकी कहानी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। गांधी सेड, गांधी जी ने कहा आई हैव टू बी कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, तो इसको हम बोलते हैं फलाना फलाना तारीख को फला फला तारीख बोलते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि इतनी इतनी तारीख को मैं कैलकाटा के अंदर जाऊंगा, अ डेट, उन्होंने एक तारीख बता दी। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, तो तुम्हें काम करना कलकत्ता आ जाना, वहां आकर के मुझसे मिलना और मुझे वहां से चंपारण आप ले चलना, या वहां से मैं आपके साथ चंपारण चल लूंगा। मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब होता है उकड़ू होकर बैठा हुआ, है ना। तो शुक्ला जी जो है वो पूरी तरीके से उकड़ू होकर के बैठे हुए थे एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकाटा, जो मिलने के लिए जो स्थान तय किया गया था कैलकाटा में, वहां पर। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी वहां पहुंचे, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, वो तब भी ऐसा नहीं कि गांधी जी को देख के बहुत एक्साइटेड हो गए, शांति से वहां बैठे रहे और उन्होंने इंतजार किया कि जब तक गांधी जी बाकी लोगों से मिलजुल करके फ्री नहीं हो जाते तब तक चुपचाप बैठा रहा। देन द टू ऑफ देम, उसके बाद वो दोनों ही, गांधी जी और शुक्ला जी, बोर्डेड अ ट्रेन, यानी एक ट्रेन पर चढ़ गए, एक ट्रेन बोर्ड की उन्होंने। बोर्ड करने का मतलब होता है अपनी सीट बुक करना एक तरह से, है ना। तो प्लेन बोर्ड करते हैं या ट्रेन बोर्ड करते हैं तो इसका मतलब होता है वहां मैंने एक सीट बुक कर रखी है, मैं उससे यात्रा कर रहा हूं। तो यात्रा की उन्होंने, ट्रेन में चढ़े फ्रॉम द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और पटना से वो ट्रेन में चढ़े। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, यानी कि कलकत्ता से ट्रेन में चढ़े और पटना में आकर के उतरे। देयर, वहां जाने के बाद शुक्ला जी जो है उन्होंने कहा कि चलिए साहब मैं आपको एक लॉयर यानी कि एक वकील के घर ले चलता हूं जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद हमारे लिए नया नाम नहीं है, हम सभी लोग इस नाम से परिचित हैं। तो राजेंद्र प्रसाद के घर वो उन्हें ले गए, हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अब प्रेसिडेंट यहां पर तो आप अध्यक्ष कहेंगे कि क्या बने, अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के, एंड ऑफ इंडिया तो इंडिया के क्या बने, राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो पंडित राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनसे मिलाने के लिए ले गए। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन उस दिन राजेंद्र प्रसाद जो है वो पटना से बाहर गए हुए थे, पटना नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers। तो जो भी पंडित राजेंद्र प्रसाद के घर के जो नौकर थे वो सभी के सभी शुक्ला को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, शुक्ला जी को, कि भाई ये वही किसान है, ये गरीब सा योमैन है, योमैन जो छोटा कृषक यानी छोटा किसान है, जो कि एक ही बात को बार बार करके और हमारे मालिक को यानी कि राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता रहता है कि भाई आओ और इंडिगो शेयर क्रॉपर्स जो है उनकी मदद करो। अब यहां पर पहली बार हमें शब्द मिला है इंडिगो, यानी कि ये शेयर क्रॉपर्स तो हैं, ये बटाईदार में खेती तो करते हैं, लेकिन खेती किसकी करते हैं, इंडिगो की करते हैं, यानी नील की खेती करते हैं। अब नील की खेती करने का क्या कारण है, यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो उस समय में, यानी उस समय तक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस समय की, सिंथेटिक इंडिगो जो है या सिंथेटिक नील जो है वो तब तक खोजी नहीं गई थी। तो उससे पहले विदेशों में बहुत ऊंची कीमत पर नील या इंडिगो बिका करता था। अब पहले के समय में बड़े बड़े जमींदार और लैंडलॉर्ड्स कौन हुआ करते थे, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स और कुछ भारतीय जमींदार लोग हुआ करते थे, दोनों ही होते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स भी होते थे, भारतीय जमींदार भी होते थे। तो वो इन लोगों को जबरदस्ती करते थे कि तुम्हें नील की खेती ही करनी है, तुम्हें इंडिगो ही उगाना है। अच्छा, एक ही फसल को जब एक ही जमीन पर बार बार उगाया जाता है तो उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, उसकी पैदावार कम हो जाती है, वो जमीन धीरे धीरे मृत होने लगती है, या आप ये कह सकते हो कि धीरे धीरे बंजर होने लगती है। इंडिगो जो है वो जमीन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या जमींदार थे उन्हें जमीन से कोई लेना देना नहीं था। बोले जमीन तो हमने तुम्हारे को किराए पे दे दी, और ये किराए पे भी कैसे देते थे, 15 साल के लिए।
कैसे देते थे? 15 साल के लिए किराए पे दे दी साहब। अब 15 साल के लिए अगर किराए पे दे दी और ये मान लीजिए कि हर वर्ष 10% लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है, यानी कि ये मेरा खेत है, ये 10% हिस्सा इस साल खराब हो गया, ये 10 इस साल, ये 10 इस साल, ये 10 इस साल, तो 5 साल बाद कितना % हिस्सा मेरा जमीन का खराब हो गया? 50% हिस्सा खराब हो गया। अब वो कहते हैं कि भैया हमें तो इंडिगो दो, इंडिगो की पैदावार कम हो गई। तभी जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो की खोज कर ली। हालांकि ये सब वापस चैप्टर में आएगा, बोर मत होना, लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए कि इंडिगो इतना सेंट्रल पॉइंट क्यों है ना। तो अब क्या हुआ कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो की खोज कर ली और इन्होंने कहा कि भाई अब हमें आपसे इंडिगो नहीं चाहिए। हमें आपसे क्या नहीं चाहिए? हमें आपसे इंडिगो नहीं चाहिए, हमें इंडिगो की आवश्यकता नहीं है। अब आप एक काम करो, हमें इस जमीन का रेंट दो, किराया दो। तो भैया मेरी 70%, 80% या 60% जमीन तो आपने इंडिगो उगवा करके खराब कर दी। अब आप कह रहे हो किराया दो, हमें तो ना खेती करनी ना किराया देना। बोले ऐसे कैसे? 15 साल का बॉन्ड साइन किया है, 15 साल का किराया तो देना पड़ेगा। बात समझ में आई कि 15 साल के लिए दी थी मैंने आपको जमीन किराए पे, अब आपको 15 साल तक तो मेरे को किराया देना ही पड़ेगा। जब तक मेरे को इंडिगो उगवाना था मैंने इंडिगो उगवा लिया। अब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो की खोज कर ली, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिगो की डिमांड खत्म हो गई क्योंकि सारा सिंथेटिक इंडिगो जा रहा था। तो लोग बाग महंगा क्यों खरीदेंगे? सिंथेटिक इंडिगो केमिकल मिला के चाहो जितना बना लो, उसमें तो ये बाध्यता है ही नहीं ना कि भाई पहले ज़मीन की जुताई करनी है, फिर उसके अंदर पौधा लगाना है, फिर पौधा उगेगा, बड़ा होगा, फिर इंडिगो आएगी, फिर वो बिकेगा। तो इतनी माथाफोड़ी क्यों? इसमें पैसा भी ज़्यादा लग रहा है। तो इन्होंने कहा कि भैया हमें इंडिगो नहीं चाहिए। तो पहले तो एक बार किसान बहुत राजी हो गए, बोले साहब चांदी हो गई, इंडिगो नहीं चाहिए, अब हम बेचेंगे। कुछ समय बाद पता चला कि अच्छा इसलिए नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा, जमींदारों ने कहा, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा लाओ भाई जिस लैंड पे खेती कर रहे हो उसका किराया तो दो, हमें इंडिगो नहीं चाहिए, हमें तो किराया चाहिए। बोले यार ये तो गजब काम हो गया है, अब आपने हमारे पास इंडिगो छोड़ दी, इंडिगो को हटा के दूसरी फसल अगर हम उगाते हैं तो ये तो बंजर हो रही है ज़मीन धीरे धीरे, तो अब हम किराया कहाँ से दें? तो इस प्रकार से दोहरी मार से किसानों को मारा जा रहा था। इस प्रकार का यहाँ पर हमें आचरण देखने को मिला। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स। तो शेयर क्रॉपर था वो इंडिगो का, इसलिए उन्होंने उसे जमीन पर बैठने दिया विथ हिज कंपेनियन, उनके साथी के साथ। और उनके साथी कौन थे उस समय? गांधी जी। यानी घर के बाहर ही उन्हें जमीन पे बिठा दिया, शुक्ला जी को और गांधी जी को। whom they took to be another peasant। और गांधी जी को देख करके उनको क्या लग रहा था? वो जानते तो थे नहीं, पहचानते थे नहीं गांधी जी को, तो उन्हें लगा कि यार ये भी कोई दूसरा किसान होगा। ये हर बार तो आता ही है बात करने, हो सकता है इसके गांव से एक किसान और आया होगा इस बार बात करने के लिए साथ में। तो ऐसा समझ करके उन्होंने उन्हें जमीन पर बिठा दिया। तो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था पर कटाक्ष करता है ये वाक्य कि पहले के समय में आपकी जाति के अनुसार देखा जाता था कि आप बराबर में बैठेंगे कि नीचे बैठेंगे, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अभी भी ऐसा है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं अभी भी ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरा हमेशा ये कहने का क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों को कि बेटा अब ऐसा नहीं है, उसका मैं एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक आपको कारण बताता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना, है ना। जब मैं कहता हूँ 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को, जो कि टीनेजर्स हैं यानी कि भारत का भविष्य है, इन्हें मैं कहता हूं कि भारत में बहुत भ्रष्टाचार है। और जब ये बड़े होकर के एक नागरिक बनते हैं, 21 साल के हो जाते हैं, तब इन्हें लगता है कि यार सर ने कहा था भारत में बहुत भ्रष्टाचार है, तो सब तो भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ेगा। नकारात्मक वाक्य किशोर अवस्था के विद्यार्थियों को कहने का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जब हम कहते हैं ना कि छुआछूत है, तो विद्यार्थी ऐसा सोचता है कि सब कर रहे हैं तो फिर मुझे भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तो समाज का एक अंग ही हूं, मैं समाज से भिन्न या पृथक तो हूं नहीं, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं। अगर हम कहते हैं कि जात पात है तो विद्यार्थी को लगता है कि भाई है, सब कह रहे हैं, सर भी कह रहे हैं, तो फिर जात पात है तो जात पात को मानो, जात पात के अनुसार रहो। इसलिए मैं इस तरह के वाक्य कहने से हमेशा बचता हूं। तो मैं हमेशा क्या कहता हूं कि अब ऐसा नहीं है। तो जब मैं ये कहता हूं अब ऐसा नहीं है, तो उससे एक सीधा मैसेज जाता है कि भाई अब ऐसा नहीं है,
मुझे एक विद्यार्थी के तौर पर, 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी के तौर पर मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब भारत में ऐसी व्यवस्था या जाति व्यवस्था अब नहीं है। अब सभी लोग समान हैं, संविधान के अनुसार सभी को अपने अपने कर्तव्य मिले हुए हैं, अपने अपने अधिकार मिले हुए हैं। अपने कर्तव्यों और अधिकारों के साथ अपने जीवन को हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं, ठीक है। तो उस समय में ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। गांधी जी को जब वहां बैठे बैठे प्यास लगी और गांधी जी ने जब कुएं में से, वेल का मतलब क्या है, कुआं, तो जब कुएं में से उन्होंने पानी निकालने का प्रयास किया तो उन्हें परमिशन नहीं मिली, यानी उन्हें अनुमति नहीं दी गई। लेट्स सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पल्यूट द एंटायर सोर्स। उनका क्या मानना था कि अगर उनके छुए हुई बाल्टी में से अगर कुछ बूंदे बाल्टी में से वापस अगर कुएं में गिर जाती हैं तो पूरा का पूरा जो सोर्स है, पानी का जो स्रोत है पूरा का पूरा, वो पूरा प्रदूषित हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। उन्हें कैसे पता होता कि वो एक अनटचेबल नहीं है। अनटचेबल के लिए हम इतिहास में एक शब्द आया है हमारे लिए, अछूत, है ना। अनटचेबल का मतलब क्या है, अछूत, जिन्हें छुआ नहीं जाता, ठीक है। तो उन्हें कैसे पता, यानी कि जो वहां पर नौकर काम कर रहे थे उन्हें कैसे पता कि गांधी जी एक अछूत थे या नहीं थे। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो शुक्ला जी के साथ आए थे तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वो सामान्यतः शुक्ला जी के साथ करते थे। गांधी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी ने सोचा कि भाई यहाँ आ तो गए, लेकिन यहाँ पर तो जिनसे मिलने के लिए आए थे और जो इनके वकील हैं शुक्ला जी के, वो तो है नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, पहले अपन चलते हैं मुजफ्फरपुर, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में था। एन रूट का मतलब क्या है, चंपारण के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। तो वो चाहते थे, क्योंकि गांधी जी खुद भी तो वकील थे, तो उन्हें क्या चाहिए था कि अगर मैं किसी के पक्ष में अगर खड़ा हूं, लड़ूं, उनके लिए अगर मैं कोई काम करूं तो एटलीस्ट मुझे पूरी जानकारी तो हो। तो और अधिक जानकारी और पूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए कि क्या परिस्थितियां हैं, वास्तविक परिस्थितियां क्या है, उन्हें जानने के लिए वो मुजफ्फरपुर चले गए। देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, वो सारी जानकारी जो शुक्ला जी उन्हें नहीं दे सकते थे। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी, और उन्होंने उसी के अंततः उन्होंने एक टेलीग्राम, यानी कि एक टेलीग्राम चैनल वाला टेलीग्राम नहीं, पहले टेलीग्राम भेजे जाते थे, पत्र भेजा प्रोफेसर JB कृपलानी को ऑफ द आर्ट्स कॉलेज, जो कि आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे इन मुजफ्फरपुर में, whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, जहां पर वो JB कृपलानी से मिल चुके थे। तो JB कृपलानी जी जो हैं उनसे गांधी जी पहले से परिचित थे, क्योंकि टैगोर शांति निकेतन स्कूल जो है वहां गांधी जी और JB कृपलानी पहले एक बार मिल चुके थे। इसलिए पूर्व परिचित होने के कारण उन्होंने सोचा कि मैं मुजफ्फरपुर जाता हूं और वहां पे कृपलानी जी से, JB कृपलानी जी से मिलता हूं। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, और ट्रेन जो है 15 अप्रैल 1917 को मध्य रात्रि के समय मुजफ्फरपुर पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी जी जो हैं वो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर गांधी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनके साथ बहुत सारे विद्यार्थी थे, एक बड़ा समूह था विद्यार्थियों का। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days। गांधी जी मुजफ्फरपुर 2 दिन रुके इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो प्रोफेसर मलकानी के घर में वो ठहरे। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक सरकारी विद्यालय के अंदर शिक्षक थे, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक टीचर थे, उनके यहां पर वो थोड़ी देर के 2 दिनों के लिए रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। ये एक बहुत ही असाधारण सी बात थी उन दिनों में, क्योंकि देखो आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हो, गांधी जी गवर्नमेंट की खिलाफत करते हैं, और जो व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा है अगर उसे आप अपने घर में 2 दिन अगर रोको या ठहरने का मौका दो, तो नेचुरल सी बात है, सबसे पहली बात तो आपकी नौकरी पे भी बात आ सकती है और आपका जीवन जो है वो भी समस्यामय हो सकता है। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि ये बहुत ही असाधारण बात थी उन दिनों में। गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी,
कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर जो है वो शरण दे या आश्रय दे मेरे जैसे एक व्यक्ति को। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ द होम रूल। ये जो छोटे जो शहर होते थे, स्मॉलर जो लोकेलिटीज होती थी, उसमें भारतीय लोग जो है बहुत ज़्यादा डरते थे कि वो किसी भी तरह की सहानुभूति, किसी भी तरह का प्रेम, किसी भी तरह का साथ या सौहार्द जो है वो एडवोकेट्स के प्रति नहीं दिखा सकते थे। एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो स्व शासन की मांग कर रहे हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में भारतीयों के ही शासन की मांग करता हो, उसके साथ कोई भी बात करने से कतराता था, उसके साथ बैठने से कतराता था, क्योंकि उस समय का जो ब्रिटिश एरा जो था वो बहुत ही क्रूरतापूर्वक कार्य करते थे। ऐसे लोगों को देख करके कि भाई ये तो हमारे को भगाना चाहते हैं या ये तो खुद का शासन स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे जो लोग होते थे उनसे बाकी लोग दूरी ही बना के रखते थे कि भैया इनसे दूर रहो वरना पुलिस वाले आएंगे अभी उठा के ले जाएंगे। ठीक है। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी का आने की जो सूचना थी, आने का जो समाचार था, और साथ ही साथ उनका जो नेचर है कि किस प्रकार के मिशंस को लेकर के वो काम करते हैं और किस प्रकार अपने मिशन को सक्सेसफुली पूरा करते हैं, वो जल्दी ही मुजफ्फरपुर में फैल गया। एंड टू चंपारण, और मुजफ्फरपुर से चंपारण में भी फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। तो शेयर क्रॉपर्स जो थे चंपारण के, उन्होंने चाहे तो पैदल चल के, चाहे अपने कन्वेंस से, वाहन से, वो आने लग गए। कहाँ? सभी लोग मुजफ्फरपुर आने लगे कि वो अपने चैंपियन को देख सकें, अपने विजेता को देख सकें, अपने पक्षधर को देख सकें। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन, मुजफ्फरपुर के जितने लॉयर्स थे, जितने वकील थे, उन सबको बुलाया गया गांधी जी से, गांधी टू ब्रीफ हिम, गांधी जी से मिलने के लिए, ताकि वो उन्हें सारांश में, संक्षिप्त में सारी जानकारी दे सकें कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट ग्रुप इन कोर्ट, क्योंकि वो लगातार अक्सर प्राय जो है वो उन पीसेंट्स के, किसानों के ग्रुप को, समूह को कोर्ट में उनके पक्षधर बनते थे, यानी कि उनकी तरफ से केस लड़ने का काम करते थे। तो उन्हें ज्यादा जानकारी थी कि वास्तविकता में कोर्ट की लैंग्वेज में क्या चल रहा है। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। तो सामान्यतः क्या होता था कि जब भी कोई किसान उनके पास आता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बाद गांधी जी का रिएक्शन देखना आप। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, तो जब भी कोई किसान उनके पास आता था वो बता देते, भाई ये केस ऐसा है, हम ऐसे लड़ेंगे, ऐसे लड़ेंगे, ये करेंगे, फिर अपन जीत जाएंगे, ये बता करके, और अपनी मोटी मोटी फीस बता देते थे उन्हें कि भाई मेरा इतना खर्चा, तुम्हारा पैसा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, इतना तुम्हारा खर्चा लगेगा। रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, यानी कि अपनी साइज बता देते थे फीस की कि कितने मुकदमा लड़ने की कितनी फीस हम आपसे लेंगे। गांधी चिडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी इस बात में बहुत ही नाराज हुए थे, गुस्सा हो गए थे, चिढ़ गए थे ये बात सुनकर के कि लॉयर्स जो हैं, वकील जो हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी राशि जो है, पैसा जो है वो शेयर क्रॉपर से ले रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें अब कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो आगे अंग्रेज सारी, तो वो तो अंग्रेज उन्हीं का साथ देंगे, ब्रिटिश ऑफिसर्स का और जमींदारों का, तो इसलिए हमें कोर्ट में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, इस तरह के केसेस को, इस तरह के मुद्दों को कोर्ट में लेकर के जाना, अदालत में लेकर के जाना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, इससे बहुत लिटिल गुड हो रहा है, इससे कुछ ना के बराबर भलाई होती है या कुछ अच्छा होता है। वेयर द पीसेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्टिकन, जहां पर किसान जो हैं उन्हें इतना कुचला जा रहा है और फियर स्टिकन है, इतने भयभीत हैं, लो कोर्ट्स आर यूजलेस। ऐसी स्थिति में जो कानून के लिए जो कानूनी अदालतें जो बनी हुई है वो बिल्कुल ही बेकार है, वो बिल्कुल ही यूजलेस। तो यहाँ पर दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रश्ड एंड फियर स्टिकन। तो इन्हें इनके कुचले जाने से अगर बचाना है और इन्हें भय से बाहर निकालना है तो कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर,
इनके लिए वास्तविक राहत ये होगी कि सारे के सारे किसान जो हैं किसी भी प्रकार के डर से मुक्त हो जाए, इनके मन में किसी प्रकार का कोई भय ना रहे, कोई डर ना रहे। तो देखिएगा इस भय और डर जो है उसके लिए नेल्सन मंडेला जी ने एक बात कही थी। तो मुझे 10th क्लास का 2nd चैप्टर जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें करेज की क्या डेफिनेशन है और फियर और करेज में क्या रिलेशन है वो देख करके आप लोग मुझे बताएंगे और नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे, काफ़ी मौके मिलेंगे तो उसमें अपन उसकी बात करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स। ज़्यादातर जो कृषि योग्य जो भूमि है चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसे बड़े बड़े स्टेट में बांट दिया गया था। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जो अंग्रेजों के कब्जे में था या अंग्रेज उस पर अधिकार रखते थे, उनका स्वामित्व था। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और वहां पर इंडियन जो है, भारतीय जो है लोग, वो एक तरह से टेनेंट कहा जाता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, कुछ लोग मकान को ओन करते हैं, कुछ किराए पे रहते हैं। तो किराएदार जो होता है ना शब्द, उसके लिए आता है टेनेंट्स। तो वो किराएदार थे लेकिन भूमि पे, ठीक है, रहने के लिए नहीं, वहां पे किसानी करने के लिए। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और सबसे मुख्य व्यावसायिक फसल जो है वो इंडिगो हुआ करती थी, यानी कि नील हुआ करती थी। अब देखो नील पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी बात कर चुका हूं। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320s और 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। तो लैंडलॉर्ड जो है वो मजबूर करते थे काश्तकारों को, किराएदारों को, कि वो 20 यानी 20 में 3 भाग या फिर 15% जो है, जितनी उनके पास जमीन है उसमें इंडिगो उगाएंगे, और इंडिगो से जितनी भी फसल आएगी वो पूरी की पूरी हार्वेस्ट जो होगी इंडिगो की, वो किराए के तौर पर देंगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये सारी की सारी चीजें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में होती थी, यानी दीर्घकालिक समझौते के दौरान होती थी। ये एक लैंड है, 15, 30, 45, आई मेरी बात समझ में? तो पहले ये खराब हुआ लैंड, फिर ये खराब हुआ लैंड, फिर ये खराब हुआ, फिर ये खराब हुआ, इस तरीके से पूरा लैंड ही खराब हो जाता था, है ना, बंजर हो जाता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और वर्तमान में जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें पता चल गया था कि जर्मनी ने तरक्की कर ली है, डेवलप कर लिया है, बना लिया है सिंथेटिक, यानी कि जो केमिकल से बनाया जाता है वैसा इंडिगो। दे देयर अपॉन ऑब्टेन अग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, और उसके बाद में जो प्राप्त किया गया था उन्होंने एग्रीमेंट से, जो उन्हें अधिकार मिले हुए थे उससे उन्होंने शेयर क्रॉपर को मजबूर करना शुरू कर दिया कि उन्हें पैसा देना होगा क्षतिपूर्ति के तौर पर, कंपनसेशन के तौर पर, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कि उन्हें इस 15% के अरेंजमेंट से मुक्त कर दिया जाए। तो मुक्त तो होना खुद चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए पैसा भी किससे मांग रहे थे? किसानों से, कि देखो आपके और मेरे बीच में अरेंजमेंट हुआ हुआ है, अग्रीमेंट हुआ हुआ है, इस अग्रीमेंट से अब हम आपको फ्री करना चाहते हैं। अगर आपको इस अग्रीमेंट से फ्री होना है तो पैसा दो हमें। तो भाई उनको तो क्यों फ्री होना है, वो तो बेचारे पहले ही दबे कुचले हुए हैं। फ्री तो आपको होना है, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो की खोज कर ली, लेकिन किसानों को अभी तक ये बात पता नहीं। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इक्सम टू द पीसेंट, और शेयर क्रॉपिंग का जो समझौता था, ये जो अरेंजमेंट था, ये बहुत परेशानी भरा था किसानों के लिए। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत सारे लोगों ने सोच समझ करके, जानबूझ करके उन पे साइन कर दिया। दोज हु रेसिस्टेड, और वो लोग जिन्होंने इसका विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर, वो लॉयर्स के पास जाकर फंस गए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और लैंडलॉर्ड जो है उन्होंने हायर कर दिया। हायर करने का मतलब सभी लोग जानते हैं, काम पर लगा देना। ठग्स को, अपराधिक किस्म के जो लोग होते हैं ना, उनको। मीनवाइल, और इसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीसेंट, और इसी दौरान ये जो खबर थी कि सिंथेटिक इंडिगो जो है उसकी खोज कर ली गई है जर्मनी के द्वारा, ये उन निरक्षर जो किसान थे उनके पास पहुंच गई। हु हैड साइंड, जो पहले ही साइन कर चुके थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और अब वो चाहते थे कि आपने तो हमें ठग लिया, आपने तो कहा कि भाई देखो अब से 15% इंडिगो भी तुम्हारा हो जाएगा, खूब बेचना, खूब करोड़पति हो जाओगे, चलो तुम्हें हमें पैसा दे दो, हम इस 15% वाले से तुम्हें फ्री कर देते हैं।
अब पता चल रहा है इनको कि भाई वो तो सिंथेटिक इंडिगो आ गया, इसलिए इन लोगों ने फ्री कर दिया। अब यहाँ पर वो क्या है, किसान जो है अपना पैसा वापस मांगने लगे कि भाई तुमने हमें ठग लिया है, हमारा पैसा हमें वापस दो। तो अब क्या करें? क्या लगता है कहानी में आगे क्या होगा? पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा? चलो यही क्वेश्चन का आंसर दे दो। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ पर इन किसानों को इनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? और बाकी इसका जो सस्पेंस है वो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप लेक्चर आपको ठीक से समझ में आया होगा, आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून in the second part of the chapter. Till that, take care of yourself. Bye bye.